तो आइए बढ़ते हैं दूसरे अंश पर, जिसका शीर्षक है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. तो अब ये दूसरा पात्र है यहाँ पे, जिसका नाम है मुकेश, और वो कह रहा है कि मैं एक दिन खुद का मालिक बनूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो कह रहा है जैसे ऐलान कर रहा हूँ। तो लेखिका उसे पूछती है, कुछ जानते हो गाड़ियों के बारे में? कहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा पहले तो। और ये बात वो लेखिका की आंखों में आंखें डाल के कह रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ। लेकिन उसका जो ख्वाब है वो बिल्कुल एक रेगिस्तान के मृगजल की तरह है। और वो जो शहर में रहता है उसका नाम है फिरोज़ाबाद, काफ़ी प्रसिद्ध है भारत भर में, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनने का कारोबार चलता है। यहाँ पे सारे परिवार इसी काम में लगे हुए हैं, पूरे भारत की औरतों की चूड़ियाँ बनाने के लिए। मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है। इनको ये भी नहीं पता कि ये काम गैर कानूनी है, और अगर कानून यहाँ पे लगाया जाए तो सबको आज़ादी मिल सकती है। उसके जैसे 20,000 बच्चे इस काम में लगे हुए हैं, जो गर्म भट्टियों के आगे पूरी अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures, in dingy cells without air and light. That a law if enforced could get him and all the 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और यहाँ पे ये भी होता है कि जब ये अंधेरे कमरे में काम करते हैं, जहाँ पे ना कोई रोशनी है, ना कोई हवा का आना जाना है, और सारा दिन वो भट्टियों के आगे रहते हैं, तो इनमें से कई बच्चे अपनी दृष्टि खो देते हैं और अंधे हो जाते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक उठती है। वो कहता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, जो अभी बन रहा है, यानी उसकी मरम्मत हो रही है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows. हम ये बदबूदार गलियों में से गुजरते हुए उसके घर की तरफ जा रहे हैं, और सारे घरों की हालत यही है। वहाँ पे किसी की दीवार टूट रही है, दरवाजे लड़खड़ा रहे हैं, कोई खिड़कियाँ नहीं है, और परिवारों से भरी पड़ी है। छोटी छोटी खोलियाँ परिवारों से भरी पड़ी है, और जानवर और इंसान एक दूसरे के आजू बाजू रहते हैं। ऐसे ही किसी घर के पास वो रुकता है जिसका दरवाज़ा है, और अपने पैरों से उसको लात मार के खोलता है, और वो लड़खड़ाता लोहे का दरवाज़ा खुल जाता है। घर की एक जगह पे जहाँ पे छत होती है वहाँ पे सूखा घास पड़ा है, ताकि रोशनी को आने से रोक सके। एक जगह पे चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा, उसके ऊपर बर्तन लगा हुआ है, और जिसमें कुछ पालक और साग के पत्ते पड़े हुए हैं। ज़मीन पे भी एक एल्यूमिनियम का पतीला है जिसमें कटे हुए सब्ज़ी रखी हुई है। एक दुबली पतली सी औरत है जो सबके लिए खाना बना रही है। हालांकि उसकी आंखों में धुआं है, फिर भी वो मुस्करा देती है लेखिका को देखकर। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's elder brother. Not much elder in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब ये जो है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सब उसका आदर करते हैं क्योंकि वो घर की बड़ी बहू है, और उनके ज़िम्मेदारी है ये 3 लोगों का ख्याल रखना, यानी मुकेश के बड़े भाई यानी उसके पति, और उनके पिता यानी उसका ससुर। तो जैसे ही एक बुज़ुर्ग आदमी घर में दाखिल होता है जो मुकेश के पिता है, वो अपना घूंघट चेहरे को ढक लेती है। यहाँ पे यही एक रिवाज है कि अगर ससुर घर में आते हैं तो जो बहुएं होती है वो अपना चेहरा ढक लेती है घूंघट से। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school,
All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब ये जो बुज़ुर्ग है, सालों की मजदूरी के बाद पहले तो उन्होंने एक दर्जी का काम किया और बाद में चूड़ी बनाने का काम किया। इतने सालों की मजदूरी के बाद वो अपने घर को मरम्मत नहीं करवा सके हैं, ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज सके हैं। वो यही कर पाए काम जो वो जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और ये उन्होंने बच्चों को सिखा दिया है। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's grandmother, who has watched her son, who has watched her own husband go blind with the dust from the polishing the glass of bangles. Can God-given lineage ever be broken, she implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. तो यहाँ पे एक और पात्र है, एक बूढ़ी औरत है जो मुकेश की दादी है, और उन्होंने अपने हस्बैंड को भी देखा है यही काम करते हुए, और एक दिन उनकी भी दृष्टि चली जाती है क्योंकि कांच को पॉलिश करते करते उसकी दृष्टि एक दिन खो जाती है। लेकिन वो कहती है कि ये तो हमारे कर्म है, डेस्टिनी जिसको कहते हैं, और जो भगवान ने निर्धारित किया है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये जिस जात में पैदा हुए हैं वो सारे के सारे चूड़ी बनाने वाले हैं, और इन्होंने इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। हर घर, हर नुक्कड़, हर गली यही काम करती है पूरे फिरोजाबाद में। सारे जगह पे चूड़ियाँ लटकती रहती हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the several colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on 4-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. And in dark hutments, next to lines of flames or flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो जैसा कि हमने पहले समझा इसमें कि पूरे का पूरा शहर है वो यही काम करता है, और सारे कलर्स की चूड़ियाँ यहाँ पे मिलती है। जितने भी चूड़ियों के जितने भी रंग होते हैं इंद्रधनुष में, वही सारे रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं। हर घर में यही काम लगा रहता है, और अंधेरे में काम कर कर करके इनकी आंखें सूर्य के प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए बहुत से बच्चे बड़े होने से पहले अपनी दृष्टि खो देते हैं। Savita, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in her marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. Her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. Like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, she says, in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो एक और किरदार है इसमें जिसका नाम है सविता। एक छोटी सी लड़की है, वो गुलाबी ड्रेस पहन के बैठी है, अपनी कोई दादी होगी उसके बाजू में, और कांच से उसका काम कर रही है वो। और जैसे जैसे उसके हाथ मशीन पे चलते हैं, लेखिका सोचती है कि क्या उसे ये चूड़ियों का मतलब पता है कि ये एक हिंदुस्तानी औरत के लिए कितना महत्व रखती है, क्योंकि चूड़ियाँ होती है वो सुहाग की निशानी होती है। उसे शायद तब पता चलेगा जब एक दिन वो दुल्हन बनने जाएगी और उसे भी ऐसी लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएगी और उसके हाथों में मेहंदी होगी। बिल्कुल इसी तरह ये जो बूढ़ी औरत है वो भी एक ज़माने में दुल्हन बनी थी। आज भी उसने वो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। कह रही है कि मैंने ज़िंदगी भर में कभी पूरा खाना एक वक्त का नहीं खाया। उसकी आवाज़ में ना कोई खुशी है। उसका जो पति है वो भी बूढ़ा हो चुका है
और कह रहा है कि मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं मालूम, यानी मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं मालूम, बस मैं अपने बच्चों के लिए एक घर बना पाया हूँ. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बातों को तो सुन के ऐसा लग रहा है लेखिका को कि शायद वो कामयाब हो गया है कुछ ऐसा चीज़ करने में जो दूसरे लोग नहीं कर पाए. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toll have killed all initiative and the ability to dream. अब ये जो पुकार है, सारे घरों में से ये आवाज़ आती है कि कुछ खाने को है नहीं और चूड़ियाँ बनाते रहते हैं सारा दिन. वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं. ये एक जैसा काम कर कर के उनका पूरा हौसला और उनकी जो क्षमता है सपने देखने की वो लगभग ख़त्म हो चुकी है और हौसला भी टूट चुका है. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो लेखिका कहते हैं कि आप लोग एक सहकारी मंडली क्यों नहीं बनाते. कुछ जवान लड़के वहाँ पे खड़े थे, उनको ऐसे पूछती है तो कहते हैं कि जो भी बीच वाले लोग हैं वो लोग ने इनके पिता को और उनके पिता को फंसा के रखा था. अगर इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. अगर हम एकत्रित भी होते हैं तो अब भी पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी और जेल में डाल देगी और मारेगी क्योंकि हम लोग कुछ गैरकानूनी काम कर रहे थे. They said there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो ये जो एक सिलसिला है वो चलता आ रहा है. इनके पास न कोई नेता है, न उनको कोई दूसरी राह दिखा सकने वाला कोई है. बस वो लोग एक ही बात किए जा रहे हैं, गरीबी और लालच और नाइंसाफ़ी की. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians. तो लेखिका ये दो दुनियाओं को देखती है जिसमें एक तरफ है पूरी गरीबी और नाउम्मीदी और दूसरी तरफ पैसे वाले लोग हैं, बीच वाले लोग हैं, पुलिस है, ब्यूरोक्रेट्स और नेता जो इनका शोषण करते हैं. इन्होंने मिलके इन पे ऐसा बोझ डाल दिया है कि अगर ये चाहे तब भी इनको उतार नहीं पाएंगे. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. मतलब हर बच्चा होता है वो अपने बाप को देख के यही काम करने लगता है और कभी सोचता नहीं कि ये गुलामी की एक प्रथा है. कुछ और करने के लायक है ही नहीं वो, क्योंकि कुछ और करना मतलब हिम्मत दिखाना जैसा हो गया. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. यहाँ पे बस सब सर झुकाए ये काम किए जा रहे हैं, कोई डेयरिंग नहीं दिखाता क्योंकि डेयरिंग यहाँ पे दिखाई नहीं जाती. When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered. लेकिन मैं ये जब डेयरिंग की चमक मुकेश की आंखों में देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. कह रहा है मैं एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा, गैराज में जाऊंगा और वहाँ पे सीखूंगा. But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. लेखिका कहती है गराज तो तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है. बोला नहीं, मैं वहाँ खुद चल के पहुँच जाऊँगा. तो लेखिका उसको पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट. नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. लेखिका उसको पूछती है कि क्या तुम कभी हवाई जहाज़ चलाना चाहोगे? तो वो अचानक खामोश हो जाता है, नीचे देखता है और आहिस्ता से कह रहा है, नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट.
उसकी दबी हुई आवाज़ में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन। वो खुश है अपने शहर में गाड़ियों को सड़क पे देखते हुए। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद। उसके लिए हवाई जहाज़ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत से कम हवाई जहाज़ होते हैं जो फ़िरोज़ाबाद के आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पे हमारा ये दूसरा भाग ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू। Please feel free to leave your comments and suggestions down below, and please do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Until next time.